हेलो गाइस, तो ये है चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक प्रोसीजर है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिमिलरिटीज मतलब दो प्लांट्स या दो एनिमल एक दूसरे से सिमिलर हैं तो हमने उनको एक ग्रुप में डाल दिया, या कोई भी एक दूसरे से डिसिमिलर है हमने उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब उनके एंसेस्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, इसलिए हम उनको एक ग्रुप या डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया। सपोज यहाँ पे एक सन है और ये दूसरा सन है, इसके फादर ये हैं और इसके फादर ये हैं, लेकिन इन दोनों के फादर ये हैं। सो इनकी वजह से, बिकॉज इनके एंसेस्टर, इसके पूर्वज सिमिलर थे, इसके पूर्वज ये है और इसका भी पूर्वज ये है, तो इसके पूर्वज सिमिलर थे, तो कहीं ना कहीं तो इनमें सिमिलरिटीज पाई जाएगी ना, तो इसलिए हमने उनको एक ग्रुप में डाल दिया। दूसरी और दूसरे होंगे तो हमने उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया। इसलिए तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है डिफरेंट ग्रुप्स में, उनकी सिमिलरिटीज के बेसिस पे, उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पे। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organism for own use, for food, shelter and clothing. मतलब जो मैनी अटेम्प्ट्स किए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, और वो जो अटेम्प्ट्स थे ना वो साइंटिफिक नहीं थे, वो हमारी ज़रूरतों के बेसिस पे थे। मतलब हमें लगा कि ये प्लांट मेडिसिनल है, हम इसको मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो हमने उसको मेडिसिनल कैटेगरी में डाल दिया। हमें लगा ये प्लांट और ये एनिमल हम फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमने उसको फिर फूड कैटेगरी में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल हमें लगा जैसे नीम है, नीम का प्लांट हम मेडिसिनल के लिए यूज़ करते हैं, तो हम उसको मेडिसिनल कैटेगरी में डाल दिया। काओ काओ हम कुछ कल्चर्स में काऊ जो है वो रिलीजियस एनिमल्स है, उसको पूजा जाता है, और कुछ में एज अ फूड समटाइम्स यूज कर लिया जाता है। तो साइंटिफिक प्रोसीजर वो प्रोसीजर होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड एक जैसा ही समझा जाए, हर जगह वो एक ही नाम से प्रोनाउंस होगा और हर जगह उसकी इंपॉर्टेंस एक ही होगी। लेकिन नॉन साइंटिफिक में क्या है, यहाँ पे हम नीम को मेडिसिनल पर्पस की तरह यूज कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता इसकी स्पीसीज क्या है, हमें नहीं पता इसका जीनस क्या है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये किस जीनस से, ये किस किंगडम से बिलोंग करता है, हमें कुछ नहीं पता। बस हमने डाल दिया भाई मेडिसिनल यूजेस के लिए यूज हो रहा है, इसलिए हमने उसको मेडिसिनल कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, काऊ को हम यूज करें रिलीजियस पर्पस के लिए और डोमेस्टिक एनिमल के लिए, तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उनको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया। ये कोई साइंटिफिक प्रोसीजर थोड़ी है, हमने एनिमल्स और हमने प्लांट्स को यूज किया है अपने यूजेस के लिए, मीन्स हम इनको यूज कर रहे हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए, यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो नॉन साइंटिफिक क्राइटेरिया जो है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे बेसिस था। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो था वो अरिस्टोटल ने दिया। अरिस्टोटल ने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। उसने क्या कहा, और जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने दिया, अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। अरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर मतलब वो बाहर से दिखने में कैसे हैं। तो उसने दो ऑर्गेनिज्म लिए, एक तो प्लांट लिया और एक एनिमल लिया। प्लांट में उसने देखने के बेसिस पे क्लासिफाई किया ना, उसने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा उनका। तो उसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया तीन कैटेगरी में, एक तो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। जो सबसे छोटे छोटे प्लांट्स है जैसे तुलसी हो गया, वो उसने हर्ब्स की कैटेगरी में डाल दिया। श्रब्स हो गए जैसे लेमन ट्री हो गया, वो उसने श्रब्स की कैटेगरी में डाल दिया। ट्रीज तो बहुत सारे ट्रीज हो जाते हैं जैसे नीम ट्री, मैंगो ट्री, ये सब ट्रीज की कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि ये देखने के बेसिस पे उसने क्लासिफाई किया, तो उसने ऐसे ऐसे डाल दिया। एनिमल को उसने दो बेसिस पे क्लासिफाई किया, एक तो इनेमा के बेसिस पे, एक एनेमा। एनेमा मीन्स जिसमें रेड ब्लड था, रेड ब्लड प्रेजेंट था, और एनेमा जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट था। उसने इस बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया। फिर उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो लिनेयस ने दिया था। उसने भी दो
ऑर्गेनिज्म दिए, एक तो प्लांट दिया और एक एनिमल्स, मींस प्लांटी और एनिमेलिया। जितने भी एनिमल थे वो उसने एनिमेलिया कैटेगरी में डाल दिए और जितने भी प्लांट्स थे वो उसने प्लांटी के कैटेगरी में डाल दिए। तो उसका क्राइटेरिया था ना क्लासिफिकेशन का, उसमें क्या क्या था, किस बेसिस पे उसने क्लासिफाई किया। एक तो सेल वॉल, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होती है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, तो उसने सेल वॉल के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। लोकोमोशन, प्लांट तो मूव नहीं कर सकते, एनिमल मूव कर सकते हैं, तो लोकोमोशन के बेसिस पे उसने क्लासिफाई कर दिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना सकते हैं, तो उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, वो दूसरे एनिमल्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका एक बेसिस हो गया, क्राइटेरिया हो गया क्लासिफिकेशन का। एक रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एनिमल्स जो होते हैं वो क्विक रिस्पॉन्स करते हैं कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर तुमको किसी ने सुई चुभाई है तो वो तुम्हारे लिए स्टिमुलस का काम करेगी, तो तुम क्विक रिस्पॉन्स करोगे। प्लांट जो है वो स्लो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई के बेसिस पे। तो उसने क्या है, प्लांट और एनिमल को पहले सेल वॉल के बेसिस पे क्लासिफाई किया। तो जो जो भी एनिमल्स थे, जो भी प्लांट्स थे जिनमें सेल वॉल थी, उसने उन सबको प्लांट कैटेगरी में डाल दिया, और वो जिनके अंदर सेल वॉल नहीं थी उसने उनको एनिमल कैटेगरी में डाल दिया। तो क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स पहले हम एल्गी में, लेकिन बाद में हम इसको प्रोटिस्टा में रखते हैं। तो क्राइजोफाइट्स जो है वो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है। क्राइजोफाइट्स जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, मतलब सिंगल सेल और यूकैरियोट्स की कैटेगरी में। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स है, वो तो हम सबको पता है प्रोकैरियोट्स है, और ये भी यूनिसेलुलर है। डाइनोफ्लैजिलेट्स भी यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट्स है। फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। यीस्ट है वो यूनिसेलुलर है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, जो चैप्टर 3 है क्लास 11 का। फिर उसके बाद उसने लाइकेन, लाइकेन में उसको सेल वॉल लगी तो उसने उसको प्लांट कैटेगरी में डाल दिया, जबकि लाइकेन कोई अलग से ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होती नहीं है, तो उसने उसको सेल वॉल की कैटेगरी में यानी प्लांट में कैसे डाल दिया। एनिमल्स में प्रोटोजोन्स, पॉरीफेरेंस, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट्स, ये मोर और लेस सही थे, इसमें ज्यादा गड़बड़ नहीं थी। तो फिर उसके बाद डीमेरिट्स क्या थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स को उसने एक साथ रख दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो जो क्राइजोफाइट्स उसने एल्गी की कैटेगरी में रखा, और जो फंजाई है उसको भी उसने प्लांट की कैटेगरी में रखा, क्राइजोफाइट्स को भी उसने प्लांट की कैटेगरी में रखा। जबकि जो ये जो एल्गी है, एल्गी तो अपना खाना खुद बना सकती है ना, और जो फंजाई है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो मतलब जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो हेट्रोट्रॉप्स हैं, जो अपना खाना बना सकते हैं और जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं, उसने उन दोनों को ही एक कैटेगरी में रख दिया, प्लांट की कैटेगरी में रख दिया। तो पहला डीमेरिट्स तो यही हुआ कि उसने ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स को एक साथ रख दिया। दूसरा, उसने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया। यूनिसेलुलर मीन्स बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, फंजाई मल्टीसेलुलर है, उसने उन दोनों को एक साथ रख दिया। उसने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, डायनोफ्लैजिलेट्स यूकैरियोट्स हैं, फंजाई यूकैरियोट्स यूकैरियोटिक में आती है, ठीक है, क्राइजोफाइट्स यूकैरियोट हो गए, तो उसने उन दोनों को एक साथ रख दिया। लाइकेन एंड माइकोप्लाज्मा को उसने प्लांटी में जगह दे दी, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि लाइकेन तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है ना एल्गी और फंगस के बीच में। लाइकेन क्या है, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोंट है, जो फॉर्म होता है एल्गी और फंगई के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा पहुंचाए। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी और फंगस, फंगस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है लाइकेन। तो फंगस क्या है और एल्गस, एल्गी क्या करता है, एल्गी फंगस को फूड प्रोवाइड करता है और फंगस एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने की जगह प्रोवाइड करता है, और एल्गी फंगस को खाने के लिए फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से फॉर्म होता है लाइकेन। तो लाइकेन प्लांट में नहीं रखना चाहिए था उसे। दूसरी तरफ वो कह रहा है माइकोप्लाज्मा को उसने प्लांट में रख लिया। एक तरफ वो कह रहा है कि प्लांट में वो चीज रखी जाएगी जिसके पास सेल वॉल है, और हमें पता है माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, तो इसने इसको प्लांट की कैटेगरी में कैसे रख दिया, मतलब जो इसने स्टेटमेंट दी वो उसी के खिलाफ जा रहा है, तो ये ड्रॉबैक है इसका। इसलिए नीड ऑफ बेटर सिस्टम वॉज फेल्ट, नीड बेटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत पड़ी।
प्लांटी और एनिमिलिया वर कांस्टेंट इन ऑल सिस्टम। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम जब हम टूक सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी हमने एनिमल और प्लांट पढ़ा। 3 पढ़ेंगे उसमें भी एनिमल प्लांट आएगा, 4 आएगा उसमें भी एनिमल प्लांट, इसमें ऐड होते जाएंगे। जैसे 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा ऐड हो जाएगा, 4 किंगडम में मोनेरा ऐड हो जाएगा, लेकिन प्लांटी और एनिमेलिया हमेशा हर किंगडम में रहेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी प्लांटी और एनिमेलिया रहेंगे, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी प्लांटी और एनिमेलिया रहेंगे। इसलिए ये लिखा हुआ है प्लांटी एंड एनिमेलिया वर कांस्टेंट इन ऑल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इसके बारे में एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैंने सिर्फ साइंटिस्ट नेम डाला है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने। इसने क्या कहा था, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनेस ने दिया था, उन्होंने एनिमेलिया और प्लांटी दिया था। तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम मतलब एक और क्लासिफिकेशन ऐड कर दिया, वो क्या था, प्रोटिस्टा। 1 2 3 and 3 kingdom, this 3 kingdom classification given by Ernest Haeckel। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया। कोपलैंड ने क्या, मोनेरा इंट्रोड्यूस कर दिया, और मोनेरा के अंदर जितने भी आते हैं ना वो प्रोकैरियोट्स आते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, साइनोबैक्टीरिया, ये सब मोनेरा के अंदर आते हैं। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, प्लांटी, 4 हो गए ना। तो ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया। तो अगर नीट में क्वेश्चन आएगा कि अर्नेस्ट हैकल ने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया था, तो उसने प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस किया था, और कोपलैंड ने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया था, उसने मोनेरा इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आर.एच. विटेकर ने दिया 1969 में। उसका क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का, सेल स्ट्रक्चर कैसी है, सेल टाइप कैसा है, सेल टाइप मतलब वो प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, और उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। इस बेसिस पे आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है, मोनेरा, प्लांटी और एनिमेलिया तो कांस्टेंट थे। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनेयस ने दिया था उसमें प्लांटी और एनिमेलिया थे, ये भी था, ये भी था। फिर उसके बाद आया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किसने इंट्रोड्यूस किया था, हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल ने। फिर उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो किसने दिया, कोपलैंड ने, उसने मोनेरा इंट्रोड्यूस किया। अब क्वेश्चन नीट में जनरली आ जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर ने दिया था, उसने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया था। देखो, मोनेरा कोपलैंड ने इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रोटिस्टा अर्नेस्ट हैकल ने इंट्रोड्यूस कर दिया, प्लांटी और एनिमेलिया लिनेयस ने दे ही दिए थे। इसका मतलब फंजाई वो किंगडम क्लासिफिकेशन है जो आर.एच. विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंट्रोड्यूस किया था। इसलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम आ गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उनके करेक्टर सेल टाइप क्या है, मैंने बोला मोनेरा के अंदर जितने भी आते हैं वो प्रोकैरियोट्स आते हैं, तो मोनेरा में क्या हो गए, प्रोकैरियोट्स हो गए। प्रोटिस्टा जो होता है ना वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, सिंगल सेल होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये सारे यूकैरियोट्स हो गए। ओनली मोनेरा प्रोकैरियोट। अब हमें पता है कि सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल किसकी, जैसे बैक्टीरिया मैंने एग्जांपल ले लिया प्रोकैरियोट्स का, तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइड और ग्लाइकोन की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की तो नहीं बनी होती, इसलिए लिखा हुआ है नॉन सेल्यूलोजिक। बैक्टीरिया से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती है। फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, ये याद रखना। प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल, और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट ही होती है, इसलिए एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करूं तो मोनेरा में हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं, और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, राइट। तो एब्सेंट हो गया ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाकी सब में प्रेजेंट हो गया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा प्रोकैरियोट्स है जैसे बैक्टीरिया हो गया, और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, इसलिए सिंपल सेलुलर, सेलुलर और यूनिसेलुलर कुछ भी लिख सकते हैं। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है इसलिए सेलुलर लिखा हुआ है। फंजाई मल्टी सेलुलर है, प्लांटी भी मल्टी सेलुलर है, और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम हो जाता है, एनिमीलिया में भी टिश्यू ऑर्गन सिस्टम हो जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोनेरा है, प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, वो हम मोनेरा जब हम पढ़ेंगे ना
डिटेल में तब हम क्लासिफाई करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप्स होते हैं और कौन से ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में भी 2 लेवल होते हैं, एक कीमोसिंथेटिक जो केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना फूड बनाए, एक फोटोसिंथेटिक जो सनलाइट एनर्जी का यूज करके अपना फूड बनाए, और हेटरोट्रॉपिक होते हैं। फंजाई जो होती है वो हेटरोट्रॉपिक होती है। हेटरोट्रॉपिक में भी सैप्रोफाइटिक होती है, मतलब डेड एंड डिके मटेरियल पे ग्रो करती है और अपना फूड बनाती है। और पैरासिटिक मतलब उससे ग्रो करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। प्लांटी जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, क्योंकि प्लांट है तो भाई वो ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना सकते हैं। एनिमल है तो वो हेटरोट्रॉप्स है, जैसे हम हो गए, हम अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं या फिर प्लांट पर डिपेंड करते हैं, तो हम हेटरोट्रॉप्स हो गए। हेटरोट्रॉप्स में भी होलोजोइक हो गए। होलोजोइक मतलब डायरेक्ट सॉलिड मैटर को इंजेस्ट करना, जिसे हम करते हैं, राइट, तो हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सेप्रोफिटिक जो डेड एंड डिके मटेरियल पे ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो भी एनसीईआरटी में नहीं है, बस साइंटिस्ट नेम याद रख सकते हो कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो तुम्हारा कार्ल वॉयसे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक हो गया क्लोरेला, एक क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम। तो क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास ये दोनों क्या है, ये यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोट्स हैं। इनको हमने पहले प्लांट्स में रखा। प्लांट्स में क्यों रखा, क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कहा गया था कि प्लांट्स में वो चीज रखी जाएंगी जिनके पास सेल वॉल है, और इन दोनों के पास, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास दोनों के पास ही सेल वॉल है, इसलिए हमने उनको प्लांट में रख दिया था पहले, अर्लियर इन प्लांट्स, बिकॉज सेल वॉल प्रेजेंट थी। और अमीबा और पैरामीशियम को एनिमिलिया में वो रखे जाएंगे जिसमें सेल वॉल एब्सेंट थी। तो अमीबा और पैरामीशियम को हमने पहले अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल्स, क्यों, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं थी। लेकिन ये चारों क्या थे, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा एंड पैरामीशियम, ये चारों ही यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोट्स थे। और हमें पता है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, इसलिए बाद में हमने इन दोनों को, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, अमीबा एंड पैरामीशियम, इन सबको हमने प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया, क्योंकि ये थे तो यूनिसेलुलर लेकिन यूकैरियोट से, और प्रोटिस्टा में ही हम यूनिसेलुलर, इधर देखो प्रोटिस्टा में हम सेलुलर मतलब यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स। That's why Chlorella, Chlamydomonas, Amoeba and Paramecium, these four are classified later in Protista because these are unicellular and eukaryotes. तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम मोनेरा पढ़ेंगे, फंजाई एंड मोनेरा फंजाई के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।